स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स एंड जोशीज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर विच इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो स्टार्ट करते हैं। जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल में, वाटर में, अराउंड अस, हर जगह जो प्रेजेंट है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, उसमें से ही एक बहुत छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से या फिर अगर मैं सिर्फ अपने आँखों से उनको देखना चाहूँ तो वो नहीं दिखेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि नेकेड आई से हमें नहीं दिख पाते और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत छोटी होती है वो। जो भी ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं और उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। हम अपने सरफेस में अगर छूते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हम सांस ले रहे हैं तो भी अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम इनहेल करते हैं। वैसे ही जब भी हमारे दिमाग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है तो द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज एक्चुअली डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ वायरसेस हो गए। अभी कोविड-19 हुआ था विच वॉज कोविड जो डिसीज़ है वो। तो हमें ये बहुत सबसे पहले दिमाग में क्लिक होता है कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है मतलब कुछ ना कुछ तो ये कॉज करते हैं। कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे डू कॉज सर्टेन इलनेसेस, सर्टेन डिसीजेस इन other animals, plants as well as human beings. For example, अगर हम डिसीजेस की बात करें तो नॉर्मल डिसीजेस या कॉमन डिसीजेस, फॉर एग्जांपल मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स, टीबी, चिकन पॉक्स, कोल्ड, नॉर्मल जो वायरल हमें होता है, कोल्ड जो हमें होता है, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कॉज करते हैं। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको पता है कोविड-19 के केसेस पहले भी हुए थे, अभी वापस बढ़ रहे हैं, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कॉज कर रहे हैं, राइट? लेकिन क्या सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज कॉजिंग ही रहते हैं? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छा करते हैं फॉर द प्लैनेट? तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर बुरा करता है तो वो अच्छा भी करता है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर डिसीज कॉज करते हैं तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो गुड फॉर अस। They help us in preparation of medicines. Some microorganisms help us in the preparation of कर्ड, दही, दूध से जो हम दही बनाते हैं वो। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्प अस इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, विनेगर, एसिटिक एसिड, वैक्सीन्स, डीकम्पोजर्स। हम जो भी प्लांट्स एनिमल्स मर जाते हैं वो जो सब कुछ फिर डीकम्पोज हमारी जो एनवायरनमेंट कर देता है अपने आप ही, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। यहाँ से हम एक की नोट ले सकते हैं कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप लेगा। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी गुड and they can be harmful to us or bad as well, and those can cause disease in human beings and animals. तो ये कुछ कहानी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन तो देखा, पर हम आगे बात करते हैं कि किस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 हमारे पास ऐसे ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें बहुत कॉमनली देखने को भी मिलते हैं और हम कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस महसूस भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर बैक्टीरिया, viruses, protozoa, fungi and algae. Now, bacteria being first. बैक्टीरिया जो है वो इतने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हमारे सरफेस में, पानी में, एयर में या कहीं पे भी हम जहाँ पे भी छूते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, उन सब जगहों पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। रिमाइंड यू, बैक्टीरिया कभी कोई ऐसा नहीं होगा कि इतने बड़े टेबल के सरफेस में एक ही बैक्टीरिया चल रहा है। बैक्टीरिया हमेशा बहुत लार्ज ग्रुप में होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में रहते हैं। और सपोज ये इतना बड़ा टेबल है तो इसमें अनगिनत बैक्टीरिया रह सकते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इस टेबल पे रह सकते हैं। तो अगर अभी मैं यहाँ पे हाथ रखूंगी तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मेरे हाथों में भी ये बैक्टीरिया कुछ टाइम बाद आ ही जाएंगे। बैक्टीरिया जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। सिंगल सेल यानी कि उसके पास एक ही सेल रहती है, वही उसकी बॉडी रहती है। उसके बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता। कोई भी डिफाइंड, हम कह सकते हैं उसके लिए कोई न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए और उन सब के लिए डिफाइंड स्ट्रक्चर रहता है, सेल के अंदर वो नहीं रहता। उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स हो गए, जेनेटिक मटेरियल हो गया, वो उसके बॉडी में ऐसे ही घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बलून में कोई भी चीज़, बर्थडे बलून्स को जब हम फुलाते हैं उसके अंदर कभी कभार होता है स्पार्कली मटीरियल्स रहते हैं। जैसे वो बलून को फुलाएंगे तो सारे मटीरियल तो बलून में घूमते रहेंगे। बैक्टीरिया की बॉडी एग्जैक्टली वैसी रहती है।
उसके अलावा ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में घूमते हैं, सराउंडिंग में, सरफेसेस में, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। रिमाइंड यू अगेन कि बैक्टीरिया जनरली वायरसेस से थोड़े बड़े रहते हैं, वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और यहाँ पे बैक्टीरिया की एक स्पेशल चीज़ ये है कि बैक्टीरिया खुद का खाना खा सकते हैं, दे कैन मूव अराउंड, दे कैन रिस्पायर एंड दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे सरफेस में कोई बैक्टीरिया है तो वो अपने आप से कहीं ना कहीं से खाना ढूंढ लेगा, खा लेगा, रेस्पायर कर लेगा और रिप्रोड्यूस भी कर लेगा इसी टेबल पे। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की बहुत खास बात है, क्योंकि जब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगेगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है हमारे दिमाग में ऐसे एक रॉड शेप टाइप होता है, वही प्रेजेंट होता है। क्या सिर्फ वही शेप है बैक्टीरिया का? तो नहीं, बैक्टीरिया के एक्चुअली बहुत सारे शेप होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ शेप्स जो अभी हमारे सिलेबस में है वो है, सबसे पहले स्फेरिकल शेप यानी कि गोल। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, जिस भी बैक्टीरिया के नाम के आगे कोकस लगा रहता है इसका मतलब है कि वो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कोकस इन लैटिन ग्रीक मीन्स स्फेरिकल। दूसरा आ जाते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जो कि थोड़े रॉड के शेप के रहते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे स्पाइरल शेप, जो कि थोड़े से स्पाइरल या फिर कॉमा जैसे थोड़े स्पाइरल, या तो वो थोड़े पूरे जैसे जलेबी जैसे स्पाइरल होंगे, या तो फिर थोड़ा कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया होंगे। कॉमा शेप्ड के रहेंगे तो उसको हम विब्रियो भी बोलेंगे। एंड स्पाइरल शेप जो है उसके एग्जाम्पल बैसिलस, राइजोबियम। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे विच इज़ वायरस। सो वायरसेस का नाम हमने बहुत बार सुना है। एड्स कॉज करता है, कोविड-19 कॉज करता है, फ्लू, हमें कुछ भी हम कहते हैं ना वायरल हो गया। तो वायरल हो गया मतलब क्या? बिफोर इंस्टाग्राम वॉज अ थिंग, द ओनली वायरल थिंग विच वॉज देयर वॉज द वायरल डिसीज या फिर कॉमन कोल्ड। तो वायरल मतलब क्या है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो हमेशा हर इंसान, चाहे वो बच्चे हो या अडल्ट हो, एक बार तो बीमार पड़ती हैं, क्योंकि जितने भी वायरसेस हैं हम उनको जनरली इनहेल कर लेते, तो इतने ज़्यादा मात्रा में इनहेल कर लेते हैं कि हमारी बॉडी उनसे फाइट नहीं कर पाती। दैट इज़ द वायरल डिसीज। सो इतने कॉमन डिसीजेस वायरस कॉज करते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं कि वायरसेस कैसे। सो वायरसेस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जो आपके स्क्रीन में है। वायरसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे रहते हैं। मतलब ये कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स को ही नहीं, जबकि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं, तो अगर कोई वायरसेस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, मतलब इमेजिन हाउ स्मॉल वायरसेस वुड बी। उसके अलावा वायरसेस जो है दे डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जैसे इस टेबल पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपना चल रहा है, बैक्टीरिया अपनी सारी चीज़ें कर रहा है, रिस्पायर कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वहीं अगर यहाँ पे मैं वायरस को रख दूँ तो वायरस ही नहीं करेगा। वायरस एक बहुत ही डॉर्मेंट स्टेज में बैठ जाएगा, यानी कि लुप्त होके बैठ जाएगा। वायरस जैसे कि हमारे लैपटॉप है, फ़ोन पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो फ़ोन कैसे खुद तो मूव नहीं कर सकता, वो खुद तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, वो डॉर्मेंट पड़ा रहेगा फ़ोन मेरा। वायरसेस वैसे ही पड़े रहते हैं। तो वायरसेस कब करते हैं? वो कब इंसान को इन्फेक्ट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं? वो वायरसेस तभी एक लिविंग बीइंग जैसा काम करता है जब उसको कोई सूटेबल होस्ट मिल जाता है, एक सूटेबल ऑर्गेनिज्म मिल जाता है जिसको वो जाके इन्फेक्ट कर देता है, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो खुद को फीड भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, सब कुछ कर लेता है। लेकिन जब वायरस बाहर पड़ा रहता है तो वो काफ़ी डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है। इसके अलावा वायरसेस जो है वो तभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब उनको कोई ऑर्गेनिज्म की सेल मिलती है, यानी कि जब वायरस मेरे अंदर अगर आ गए और मुझे कोल्ड हो गया तो वो मेरे बॉडी की सेल यूज़ करेंगे टू रिप्रोड्यूस फॉर देमसेल्व्स। ये पूरी कहानी होती है वायरसेस की। वायरसेस जो है वो उसके अलावा सिर्फ अगर वायरसेस पड़े रहेंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फीड ऑन देयर ओन, दे कैन नॉट इवन reproduce or excrete on their own. They always need an organism cell to do all these functions. इसीलिए वायरस इस तरीके से हमें इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लिविंग सेल चाहिए। As long as viruses are outside of the living cell, they act as a non-living thing. लेकिन हमें पता है कि वायरसेस लिविंग होते हैं, जैसे ही उनको होस्ट मिल जाता है वो लिविंग की तरह काम करने लग जाते हैं। सम ऑफ द मेजर डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस आर कोविड हो गया, एड्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। अभी तो पोलियो और स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो गया, बट एक टाइम था बहुत पहले जब स्मॉल पॉक्स और पोलियो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी या फिर एक बहुत ही डेंजरस बीमारी हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजुआ।
सो प्रोटोजुआ कुछ जेली टाइप शेप एंड स्ट्रक्चर के रहते हैं, उसका कुछ खास डिफाइंड शेप और स्ट्रक्चर नहीं रहता है। प्रोटोजुआ जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड यानी कि ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। अब वो एनिमल कैसे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये प्रोटोजुआ, तो उसका आंसर मैं आगे बताती हूँ। प्रोटोजुआ को जब कोई खाना मिलता है वो डाइजेशन एज एनिमल जैसे ही करते हैं। अब आप पूछोगे इसका मतलब उनमें पेट रहता है, उनमें पेट नहीं रहता, बट डाइजेशन में जैसे हम खाना लेते हैं, अंदर उसको तोड़ते हैं खाने को, फिर वो खाना एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, फिर वो खाना हम बाहर फेंक देते हैं। जनरली एनिमल्स में यही करते हैं। प्रोटोजुआ यहाँ पे ऐसा एक्सेप्शन है जो कि पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में सिर्फ प्रोटोजुआ है जो कि ऐसा सेम डाइजेशन कर सकता है। सो सिंस हमें एनिमल्स के बाद प्रोटोजुआ ऐसा डाइजेशन करने वाला एक ऑर्गेनिज्म मिला, इसीलिए हमने उनको एनिमल जैसे कैटेगरी में रखा है। इसीलिए वो कुछ कुछ चीज़ें एनिमल जैसी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट, ये लोकोमोशन कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और उनका जो भी खाना वो खाते हैं वो सेम एनिमल जैसे उनका डाइजेशन का सिस्टम वर्क करता है। बैक्टीरिया और वायरस के केसेस में डाइजेशन हमारे तरफ वर्क नहीं करता है, उसमें अलग वे से डाइजेशन काम करता है। प्रोटोजुआ कहाँ पाया जाता है? प्रोटोजुआ पाया जाता है जितने भी गंदा पानी है, पॉन्ड्स है, स्टैग्नेंट वाटर है, डर्टी वाटर है, कहीं कहीं जगह पे इवन अपने नदी और समुद्र के अंदर भी ऐसे कुछ कुछ प्रोटोजुआ पाए जाते हैं। रिवर के अंदर जैसे जू प्लैंकटन, अपने फोटो प्लैंकटन, ऐसे कुछ कुछ प्रोटोजुआ हैं जो कि रिवर के अंदर पाया जाता है। डर्टी वाटर में हमें अमीबा जैसे प्रोटोजुआ देखने को मिलते हैं। स्टैग्नेंट वाटर में हमें प्लाज्मोडियम जैसा प्रोटोजुआ देखने को मिलता है जो कि अल्टीमेटली मलेरिया कॉज करता है। सो ये सब डिसीजेज हैं जो कि प्रोटोजुआ कॉज करता है। और कौन से डिसीजेज हैं? फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्री हो गया, लूज मोशन हो गया, वो सब चीज़ें हमें प्रोटोजुआ जनरली कॉज करता है। तो अगर किसी कोई भी बच्चा यहाँ पे या फिर कोई भी इंसान बोलेगा कि गंदा पानी पीने से वो बीमार पड़ गया, इसका मतलब अब आपको पता है कि गंदे पानी में जनरली प्रोटोजुआ होते हैं, नहीं उसके बॉडी में कोई ना कोई तो प्रोटोजुआ चला गया है जिसके कारण वो बंदा इन्फेक्ट हो गया है। नेक्स्ट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, फोर्थ टाइप विच इज एल्गी। एल्गी हमारा फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे अभी मैंने ऊपर समझाया कि प्रोटोजुआ एनिमल जैसा बिहेव करता है, वैसे ही एल्गी यहाँ पे प्लांट्स जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन एक प्लांट को प्लांट क्या क्या चीज़ें बनाती है, ऐसे कौन से फीचर्स है जो कि मैं बोल सकती हूँ कि नहीं भाई ये प्लांट है, ये एक एल्गी है? बहुत सिंपल है। प्लांट्स, हम जब भी सोचते हैं प्लांट्स के बारे में, ट्रीज के बारे में, तो हम हमेशा सोचते हैं एक नॉर्मल प्लांट होगा, उसके पास रूट्स होंगे, उसके पास स्टेम होगा, उसके पास पत्ते होंगे, उसके पास कुछ फ्रूट्स होंगे या फिर कोई फ्लावर होंगे। जनरली हम यही तो सोचते हैं जब हम प्लांट के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर अभी मैं बोलूँ एल्गी इज लाइक प्लांट, तो एल्गी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्गी में ना ही कि कोई स्टेम है, ना ही कि कोई पत्ते हैं, ना ही कि कोई फ्लावर्स हैं। लेकिन फिर भी एल्गी को हम प्लांट जैसे क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एल्गी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है। अब आप बता सकते हो कौन सा पिगमेंट है? वो है अपना क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्लांट्स के ग्रीन पत्तों में प्रेजेंट रहता है सो दैट प्लांट्स अपना खाना खुद बना पाए एंड दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। सेम एल्गी के अंदर भी ये क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, वो सारी एल्गी में प्रेजेंट रहता है। इसीलिए एल्गी एक ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद का खाना खुद बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स, एल्गी के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, सीवीड्स एंड क्लेमाइडोमोनास। एल्गी जो है वो काफ़ी बार यूनिसेल्युलर रहती है, लेकिन कहीं कहीं बार वो मल्टी सेल्युलर भी रह सकती है। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एल्गी में हैं जो कि मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत छोटे छोटे रहते हैं वो, और हमें नेकेड आई से एक सिंगल एल्गी निकाल के मैं बोलूँ दिखाओ तो हम नहीं दिखा सकते। एल्गी को हमने कहीं देखा होगा, एल्गी को हम देखते हैं आजू बाजू में। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम किसी बहुत पुराने पॉन्ड से गुजर रहे हैं, कोई पॉन्ड है, कोई वाटर है, कोई नदियाँ तो हमारी यहीं खराब, तो जब उसके आजू बाजू हम देखते हैं तो हम देखते हैं पूरा पानी ग्रीन कलर का हो गया। एक्चुअली उस पानी के ऊपर पूरी एल्गी की लेयर जमा हो जाती है, पानी के ऊपर वो सरफेस में तैरती है। सो ये होता है। सीवीड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी, जो कि ये खाते भी हैं लोग इस एल्गी को, वो समुद्र में उगती है। इट इज एक्चुअली अ वीड, राइट। सो एल्गी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज बस यही रहेगी कि एल्गी कैसे प्लांट से अलग है। आपको पता है किस तरीके से अलग है? उसमें कोई स्टेम नहीं होता, लीफ नहीं होता, पत्ते नहीं रहते, लेकिन सिर्फ उसके पास क्लोरोफिल रहता है और वो अपना खाना खुद बनाता है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। इसीलिए वो प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट इज नॉट अ प्लांट बट प्लांट लाइक। लास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे विच इज फंगी, फंगस इन सिंगुलर, फंगी इन प्लूरल।
फंगी जो है ये भी हमने अपने घरों में आजू बाजू काफ़ी दिखी है, मतलब ये सब जो हमें दिखी है क्योंकि वो इसलिए दिखते हैं एल्गी और फंगस, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रुप्स में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम फंगस और एल्गी को भी देख सकते हैं। अब अगर मैं कहूँगी फंगस देखा है, कैसे देखा है, अगर आपने कोई रोटी या कोई ब्रेड बहुत देर तक बाहर छोड़ दी तो उसके ऊपर हम काले कलर की लेयर चढ़ी हुई देखते हैं, या फिर बारिश के मौसमों में पानी रुका हुआ रहता है तो काफ़ी बार फर्श पे कालक आ जाती है, और वो कालक फंगस की रहती है, जब उसके ऊपर चलेंगे तो हम गिर जाते हैं क्योंकि वो स्लिपरी रहती है, वो फंगस रहता है। इसलिए हमने देखा जाए तो हमने फंगस को देखा है अपने अराउंड में। तो फंगस जो है ये भी एक बहुत लार्ज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल अनलाइक एल्गी। एल्गी के पास, वैसे ही फंगी के पास कोई भी अपना क्लोरोफिल नहीं रहता, तो फंगी अपना खाना नहीं बना पाता अनलाइक एल्गी। तो फंगी कैसे खाना लेता है, वो जनरली डेड और रॉटन चीज़ों पर ही ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टिफ़िन बहुत दिनों तक छोड़ दिया, वेकेशन में चले गए और बाद में वो टिफ़िन को खोल के देखा, उसमें कुछ खाना बच गया होगा, तो अब आपको पता है कि उस टिफ़िन का क्या हाशर होगा। ठीक है, उसमें वाइट कलर की या फिर जनरली ब्लैक कलर की फंगस लग जाती है उस खाने पे। तो फंगस जनरली वहीं ग्रो करती है जो डेड और डीकेइंग चीज़ रहती है, वो उसके लिए खाना रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फंगी आर ईस्ट, मशरूम्स एंड ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स मतलब जो अपने ब्रेड के ऊपर जो कालक लग जाती है, दैट इज ब्रेड मोल्ड। इवन कुछ डिसीजेस भी फंगी कॉज करती है, फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स फुट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट से। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल इन एनी फेवरेबल कंडीशंस। अगर हॉट वाटर बहुत ज़्यादा, ऐसे हॉट स्प्रिंग्स जो रहते हैं या बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर है, तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जी सकते हैं, वो इवॉल्व हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच दे गेट। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, गुड रोल भी प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन सम ऑफ आवर प्रिपरेशंस एंड सम ऑफ आवर थिंग्स फॉर ह्यूमन बींग्स, वो हम देखेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मेकिंग ऑफ कर्ड, दूसरा रहता है मेकिंग ऑफ ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज, फिर आ जाता है अपना प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स, देन आ जाएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड विनेगर, देन हम बात कर सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, एंड फाइनली डीकम्पोजर्स फॉर द एनवायरनमेंट। तो ऐसी कोई 6-7 चीज़ें हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर अस। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड कैसे बनाते हैं। तो जब हम कोई भी मिल्क लेते हैं, हम जब गर्म मिल्क लेते हैं, उसमें अगर हम ऑलरेडी प्रेजेंट थोड़ा सा दही, छोटी सी मात्रा दही की अगर हम उसमें डालें, क्यों दही की मात्रा डालनी? क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हमें वो चाहिए रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसमें दही डालें थोड़ा सा दूध में और कुछ टाइम उस दूध को ऐसे ही छोड़ दें, तो हम देखेंगे, या फिर रात को ऐसे ही दूध को छोड़ दें, फिर हम सुबह उठ के देखेंगे कि वो जो दूध है वो पूरा दही में कन्वर्ट हो गया होगा। और ये एक्शन पॉसिबल है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, जो कि कर्ड में रहता है। अब एग्जैक्टली लैक्टोबैसिलस करता क्या है? ये लैक्टोबैसिलस मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर रहता है उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। बैक्टीरिया जनरली कोई भी चीज़ को एसिड में ही कन्वर्ट करता है। तो वो जब हमने कर्ड जो है वो हमने जैसे ही मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाला, तो लैक्टोबैसिलस की तो मात्रा बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो तो बहुत अनगिनत बिलियंस एंड बिलियंस में प्रेजेंट रहते हैं। तो सारे लैक्टोबैसिलस वो जो मिल्क है उसके अंदर की लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं और बना देते हैं लैक्टिक एसिड। धीरे धीरे वो जो लैक्टिक एसिड है वो दूध को फाड़ देता है और इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड। सो दिस इज हाउ वी गेट कर्ड। सिंपल सा एकदम टेक्निक है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड के प्रिपरेशन में हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट इज़ अगेन अ फंगी, इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब हम ब्रेड बनाने, आप केक बने, कोई भी हमें जो चीज़ बनानी है, हम जो उसके लिए डो लेते हैं, डो मतलब उसका जो फ्लावर हम पूरा गूंथते हैं, तो जो हमारे पास डो आ जाता है, वो डो के अंदर हम थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं। ईस्ट हमें बाहर से भी मिलता है, ठीक है, दुकान में हम जाते हैं तो ईस्ट की पाउडर छोटी सी मिलती है। उस ईस्ट को जैसे ही मैंने डो में डाल दिया, कुछ टाइम उसको छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कि ईस्ट को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है और ईस्ट स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस। जैसे ही ईस्ट रिप्रोड्यूस करेगा, वो सांस लेगा, रिस्पायर करेगा, वो CO2 छोड़ देता है, और जैसे ही वो CO2 छोड़ देगा, उसकी जो एयर बबल्स हैं डो को बड़ा कर देंगी, ग्रो कर देंगी। दिस इज हाउ वी मेक ब्रेड्स एंड केक्स विद द हेल्प ऑफ ईस्ट।
उसके बाद हम बात करेंगे कमर्शियल यूसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आ जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनता है? एल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही यूज होता है। तो सबसे पहले हम कुछ क्रॉप्स ले लेते हैं टू प्रिपेयर सेवरल टाइप्स ऑफ एल्कोहल। जो भी टाइप की एल्कोहल हमें बनानी है उस पर्टिकुलर क्रॉप से ही बनेगी। क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल राइस, बार्ली, मेज, ग्रेप्स, इस टाइप के हम फ्रूट्स और क्रॉप्स को ले लेंगे। जैसे ही हम उनको लेंगे हम उनको मैश कर देंगे और उसमें हम थोड़ी सी ईस्ट डाल देंगे, थोड़ा पानी रख डालेंगे और उसको बहुत बड़े बड़े जार्स में कुछ टाइम के लिए रख दें। कुछ टाइम मतलब अच्छा खासा टाइम के लिए उसको हम रख देंगे। तो हम ये देखेंगे कि वो जितनी भी शुगर जो नेचुरली प्रेजेंट थी हमारे क्रॉप्स में जैसे राइस और बार्ली और ग्रेप्स में, वो धीरे धीरे फर्मेंट हो जाती है, यानी कि जो ईस्ट है वो उसको खा लेता है, फर्मेंट कर देता है और इसी प्रोसेस को, और फिर वो अल्कोहल बन जाती है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ये लुइस पास्चर जो है उन्होंने दी थी इन द ईयर 1857 कि हम कैसे नेचुरल शुगर जो क्रॉप्स में है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट जो है वो बेसिकली वहाँ की जो शुगर है उसको खा लेता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ऐसे हमें अल्कोहल भी मिलती है। अब चौथा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें विनेगर बनाना है, अगर हमें एसिटिक एसिड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? उसमें भी उसका भी फंडा बहुत सिंपल है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी जो हमने अल्कोहल लिया था जो कि हमारा ईस्ट से हमें अभी अभी मिला, उस अल्कोहल को हमने लिया और उसमें हमने एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया डाले। जैसे कर्ड में हमने लैक्टोबैसिलस डाले, वैसे ही विनेगर बनाने के लिए हमने एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया डाले। जैसे ही हमने एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया अल्कोहल में डाले, वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है टू एसिटिक एसिड, यानी एसिटोबैक्टर जो एसिड में कन्वर्ट करता है दैट इज एसिटिक एसिड एंड इट गिव्स अस विनेगर विच इज़ एसिटिक एसिड। और वो बहुत सारे चाइनीज़ फूड में हमें जनरली वो उनके प्रिपरेशन में डाला जाता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिनल यूज में भी काम आते हैं। वो कुछ एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनाने में हेल्प करते हैं, वो हम देखेंगे कैसे हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी कहते हैं। वो ऐसे मेडिसिन है अगर हमें कुछ भी बैक्टीरियल डिसीज हो गई तो हर एक बैक्टीरियल डिसीज के लिए हमारे पास एक एंटीबायोटिक आज के डेट में प्रेजेंट है। तो वो कैसे प्रेजेंट है आज के डेट पे? लेट्स गो बैक टू 1929। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। वो अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे विद सम ऑफ द बैक्टीरिया। उन्होंने पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो किया और जब वो घर गए और नेक्स्ट डे वापस आए तो उन्होंने देखा पेट्री डिश में कुछ ग्रीन कलर के गोले गोले प्रेजेंट है और उसके अराउंड बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। उन्होंने जब देखा तो पता चला कि वो जो गोल गोले थे इट वॉज एक्चुअली फंगस, इट वॉज पेनिसिलियम फंगस एंड इट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फंगस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। तो उनको लगा कि ये फंगस में कुछ तो है जो कोई बैक्टीरिया को किल कर रहा है। वहाँ से पहली एंटीबायोटिक आई पेनिसिलिन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वहाँ इट वॉज लाइक अ पायोनियर एंटीबायोटिक। उसके बाद फिर एंटीबायोटिक एक एक बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने बनाए। ऐसे ही सेम चीज़ हमने की वैक्सीन्स के लिए। वैक्सीन्स जो है हमें पता चला कि एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल तो बैक्टीरिया को मारेगा, वैक्सीन्स जो है वो वायरस को मारेगी। तो वायरस को कैसे हम मारे? तो वायरस को मारने के लिए हमने वैक्सीन्स बनाई। वैक्सीन्स का बेसिकली फंडा ये है कि हम जो अपना वायरस होता है, कोई भी टाइप का वायरस, जिस भी डिसीज़ को हमें प्रिवेंट करना है वहाँ का हम वायरस ले लेते हैं, उस वायरस को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, उस वायरस को थोड़ा वीकन कर देते हैं, वीक कर देते हैं ताकि वो हमें इन्फेक्शन कॉज ना करे, लेकिन इतना भी वीक ना हो कि हमारे बॉडी को पता ही ना चले कि क्योंकि कोई वायरस हमारे बॉडी में आया है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, थोड़ा सा वीक रहता है। ऐसे वायरस को एक हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दिया जाता है। जैसे ही वो हेल्दी इंडिविजुअल में डाल दिया जाता है तो वो वायरस जो है हमारी बॉडी में घुस जाता है और हमारी बॉडी के जो WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनको पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई तो फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में आई है जो कि है हमारा वायरस। वो वायरस वीकेंड रहता है तो हमें ज़्यादा इन्फेक्ट नहीं करता। वो जैसे हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि वायरस आई है, हमारी जो बॉडी है वो उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। सो एंटीबॉडीज़ जो है उसको याद रहता है कि ये पर्टिकुलर वायरस हमारे बॉडी में आया था और वो एंटीबॉडी उस वायरस को मार देती है।
फिर ये जो एंटीबॉडी है इसको हम निकाल लेते हैं, दिस इज लाइक अ वैक्सीन, और फिर हम ये वैक्सीन जो हमारा एंटीबॉडी के साथ बना था, ये वायरस और एंटीबॉडी जो है वो जो मिल के एक वैक्सीन बनती है, वो वैक्सीन फिर हम सभी बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनमें दे देते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है वो पहले से एंटीबॉडी बना दे उस वायरस के अगेंस्ट। और अगर हमें कल को एक्चुअल में वो डिसीज़ हो, जैसे पोलियो डिसीज़ है, अगर एक्चुअल में कल को हमें कॉज की, तो हमारी बॉडी उससे फाइट कर लेती है। एंड ये जो है इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन, कि छोटे बच्चों में वैक्सीन पहले दे दी जाती है ताकि उनको बड़े होकर कोई भी डिसीज़, वायरल डिसीज़ कॉज ना हो। कुछ कुछ वैक्सीन जो हैं हमने जिसको इरेडिकेट भी किया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और पूरे वर्ल्ड वाइड में पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट कर दिया मतलब उसको हटा दिया गया है ड्यू टू वैक्सीनेशन। वो है जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस, टीबी, अगेन अनदर कुछ अदर डिसीजेस जिनके लिए वैक्सीन्स होते हैं, वो है मीजल्स, हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, ऐसे और बहुत सारे डिसीजेस होते हैं जिसके लिए हमें वैक्सीन देते हैं। आगे हम बात करेंगे इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं सो दैट प्लांट्स जो है या फिर हमारे कोई भी क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? जो नाइट्रोजन, जो पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, एक्चुअली प्लांट्स के लिए वो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकता। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट हो गया, प्लांट्स उनको ले सकते हैं, एंड देन प्लांट्स कन्वर्ट दैट नाइट्रोजन इनटू प्लांट प्रोटीन्स। अब ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स कौन बनाएगा एटमॉस्फेयर से? वो बनाते हैं नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। ये दो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नेचुरली नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं टू इट्स कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो ऐसे अगर सॉइल में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे और वो कंपाउंड्स बना दे नाइट्रोजन के, तो प्लांट की ऑब्वियसली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती है और प्लांट्स और क्रॉप्स उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, लास्ट एक बहुत यूजफुल चीज़ जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जितने भी डीकम्पोजर्स हैं वो सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कुछ भी, यानी प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तब उनको उनके ऊपर वो ग्रो करते हैं जैसे फंगस, और धीरे धीरे वही मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो कि हार्मफुल रहता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल नाइट्रोजन में, जो कि वापस एटमॉस्फेयर में जाके नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल थिंग्स विच आर डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छा नहीं करती है और हार्मफुल होती हैं। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जनरली दे कॉज डिसीजेस टू अस। जो हमें डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम पैथोजन कहते हैं। जो भी डिसीज कॉजिंग, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, एल्गी हो, फंगी हो, कुछ भी, हम उनको बायोलॉजिकल टर्म्स में पैथोजन कहते हैं। जो पैथोजन है वो जनरली हमें कम्युनिकेबल डिसीज देते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कि हम जिसको भी छुएं तो हमें भी वो डिसीज हो जाएगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी आ जाएगा, या फिर कोई छींके खांसे उसके ड्रॉपलेट्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे, हम उसको इनहेल कर लेंगे, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। वो पैथोजेंस जनरली कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी डिसीजेस, कुछ ऐसी कॉमन कोल्ड जैसी डिसीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल एड्स हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड जो है ये तो सबसे कह सकते हो एकदम कॉमन सा डिसीज़ है जो कि सबको ही सर्दी के मौसम में हो जाती है, कॉज्ड बाय अ वायरस। इसमें जनरली हमें प्रिवेंशन लेना ही चाहिए ताकि दूसरों को ना हो। हमें अपना माउथ कवर करना चाहिए फ्रॉम अ मास्क। हमें जो है फ्लाइज और मॉस्किटो से थोड़ा दूर रहना चाहिए, वो तो नॉर्मली रहना चाहिए, और जब बीमार होते हैं तो और दूर रहना चाहिए, क्योंकि फ्लाइज और मॉस्किटो भी कुछ और डिसीजेज लेके आ जाते हैं। हमेशा हमारे खाने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके ऊपर हमें कवरिंग रखनी चाहिए। हैंड्स को वॉश करना चाहिए बाहर से जब हम घर पे आते हैं तो, नहीं तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाथ में लगे रहेंगे, हम वहीं से खाना खाएंगे, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। और उसके अलावा अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमें इंजेक्शन पड़ रहा है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे कि जितने भी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिकल स्टाफ है, या फिर हमें अगर दुकानों में जाते हैं, वो सब हमें डिस्पोजेबल सिरिंजेस दें। सिरिंजेस जो है हमेशा डिस्पोजेबल होगी, यानी यूज़ एंड थ्रो, एक बार लगा दी फिर वो फेंक दी गई, दूसरों में सिरिंजेस नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो दूसरों का बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाएगा। और वैक्सीनेशन सब बच्चों का होना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ प्रिवेंशन है जो कि हम कम्युनिकेबल डिसीजेस का कर सकते हैं। अब
हम बात करेंगे कि कैसे कैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स एज अ कैरियर काम करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद इन्फेक्ट नहीं होते हैं किसी डिसीज से, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स को ज़रूर इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके पास हमारे हमारा हमारा इस पास एग्जाम्पल जो है इसके वो है, एक तो हाउस फ्लाई, दूसरा मॉस्किटो। तो कैरियर ऐसे रहते हैं, दीज आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स विच ट्रांसमिट्स डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स विदाउट सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। उनको खुद डिसीज नहीं होती, वो बस वो वायरस को कैरी करते हैं अपने बॉडी में और ह्यूमंस तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाती है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो रहती है वो क्या, उसके जो बॉडी है उसमें बहुत हेरी बॉडी होती है उसके, और उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में रहते ही हैं, क्योंकि जनरली हाउस फ्लाई जो है वो जो अपना एग्स हैं वो गार्बेज, फिल्थ, डर्टी चीज़ों में अपने एग्स को वो ले करती है। तो जैसे ही वो सारे एक्सक्रीटा में डर्टी, गार्बेज, इन सब से वो उठेगी तो उसके बॉडी के अंदर उसका जो हेयर है उसके ऊपर सारे वायरसेस, बैक्टीरिया आके चिपक जाएंगे। अब वो हाउस फ्लाई आएगी, हमारे खाने में बैठेगी तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने में आ जाएंगे। इसीलिए हमें हाउस फ्लाई से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। जितने भी टाइप ऑफ अजीब अजीब डिसीजेज हैं वो सारे, या फिर कॉमन डिसीजेज हैं, वो जनरली हाउस फ्लाई के कारण ही होते हैं। हाउस फ्लाई इधर उधर बैठ जाती है किसी खाने में, हम खा लेते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, टीबी, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो कि हाउस फ्लाई ही कॉज करती है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, हमेशा अपने खाने को कवर्ड रखना चाहिए, पानी को कवर्ड रखना चाहिए, गंदे एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहिए, कचरा कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। कचरा एक ही जगह पे फेंको, सबका भला हो जाएगा, क्योंकि वो सब हाउस फ्लाई कचरे में ही रहती है। और बाहर का खाना अगर वहाँ आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ घूम रही है, हाउस फ्लाई घूम रही है, मॉस्किटोज घूम रहे हैं, मत खाओ बाहर से, अच्छा खाना खाओ। ऐसा ही हमारे पास सेकेंड कैरियर है मॉस्किटो। मॉस्किटो जो है जनरली हमें पता है कि वो मलेरिया और डेंगू कॉज करता है। अब वो कैसे कॉज करता है, हमने अभी प्रोटोजुआ के केस में देखा था कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजुआ कॉज करता है। तो यहाँ पे हम कैसे बोल रहे हैं कि मच्छर ने कॉज किया? एक्चुअली मॉस्किटो इज़ अ कैरियर फॉर मलेरिया एंड डेंगू। यहाँ पे मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है। तो होता यह है कि उसकी जो लार्वा है मॉस्किटो का, वो जनरली स्टैग्नेंट वाटर में रहता है, गंदे पानी में रहता है, और गंदे पानी में हमने प्रोटोजुआ देखा था, वो भी रहता है। अब मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजुआ इज प्लाज्मोडियम, तो वो दोनों ही गंदे पानी में उगता है, मतलब उसका जो मॉस्किटो का लार्वा है वो भी स्टैग्नेंट वाटर में उगता है, और प्लाज्मोडियम जो है अभी हमने प्रोटोजुआ के केस में देखा वो भी गंदे पानी में ही मिलता है। सो धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो मच्छर ग्रो करता है तो उसके बीक में वो प्लाज्मोडियम आके बैठ जाता है। अब जैसे ही वो मच्छर इधर उधर लोगों को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बीक ऑफ द मॉस्किटो टू अ हेल्दी पर्सन, एंड इसीलिए इट कॉजेज मलेरिया। अब सेम केस अगर हम डेंगू की बात करें, डेंगू को काफ़ी लोग आजकल डेंगी भी कह रहे हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस आर राइट। डेंगू जो है वो मॉस्किटो एडिस, फीमेल एडिस मॉस्किटो कॉज करता है। सिंपल उसका भी सेम फंडा है कि प्लाज्मोडियम आके उस मच्छर के फीमेल एडिस मॉस्किटो के बीक में बैठ जाता है, और जैसे ही वो मच्छर एक दूसरे को काटता है वो सब वो जो प्रोटोजुआ है वो धीरे धीरे हर एक हेल्दी इंडिविजुअल में चला जाता है, एंड इट कॉजेज डेंगू। सेम फंडा। अब यहाँ पे पूछोगे मेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्यों नहीं काटता? क्योंकि वो जनरली ब्लड ही सक नहीं करता, दैट्स वाई मेल एडिस एंड मेल एनोफिलिस मॉस्किटो डज नॉट कॉज डेंगू एंड मलेरिया रिस्पेक्टिवली। अब इसके क्या प्रिवेंशन होंगे, हम कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले रेपेलेंट्स लगाओ, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हमारे घर पे ऑल आउट, गुड नाइट जो भी है। हमें जब भी बाहर जाते हैं तो हम ओडोमॉस क्रीम का यूज़ करें या कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का यूज़ करें। घर पे जब सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगाएं, नेट लगाएं, ताकि मच्छर हमें ना हमें कुछ भी डिसीज़ ना कॉज करे। उसके अलावा कहीं पे भी अगर हमने स्टैग्नेंट वाटर देखा है जिसमें मच्छर वगैरह ग्रो कर सकता है, उस पानी को क्लीन किया जाए, उस पानी को पूरा ड्राई किया जाए। तो इन सब प्रिकॉशन से हम कह सकते हैं कि मच्छर को हम प्रिवेंट करेंगे, एंड अल्टीमेटली वी कैन प्रिवेंट मलेरिया एंड डेंगू एज वेल। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल्स और प्लांट्स को डिसीजेस कॉज करते हैं वो है, एनिमल्स के डिसीजेस में आ जाएंगे फुट एंड माउथ डिसीज। इन एनिमल्स लाइक कैटल्स इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, उसमें ब्लिस्टर हो जाता है एनिमल के मुंह में, वो भी एक वायरस से ही होता है, एनिमल्स को भी। दूसरी डिसीज है एंथ्रैक्स डिसीज विच इज़ अ वेरी डेंजरस डिसीज, इट ऑल्सो हैपन्स इन कैटल, और वो जनरली बैक्टीरिया से होती है। द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज बैसिलस एंथ्राइसिस।
और ये पहली बार डिस्कवर हुआ था 1876 में बाय रॉबर्ट कोच। थर्ड, एस्पेरजिलस, ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि जनरली पोल्ट्री फार्म में चिकन विकन को होती है। अगर उनको ये डिसीज़ हो जाए और अगर हम वो चिकन खा ले तो हमको भी ये डिसीज़ हो सकती है। दिस डिसीज़ इज कॉज्ड बाय द फंगस। नाउ सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं वो है रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय फंगी इन व्हीट प्लांट्स। रस्ट ऑफ व्हीट जैसा नाम है, व्हीट प्लांट्स को ही वो कॉज करेगी, ट्रांसमिटेड थ्रू एयर एंड सीड्स। सिट्रस कैंकर डिसीज caused by bacterium transmitted through air, ये जो है जनरली सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस ट्रीज उनको कॉज करेगी, लेमन, ऑरेंजेस, लाइम, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको। थर्ड डिसीज जो प्लांट्स को कॉज करते हैं वो है येलो वेन मोजाइक डिसीज। उसमें जो भिंडी है उसको कॉज करती है, भिंडी के ऊपर बहुत ऐसे येलो येलो कलर के दाने हो जाते हैं, वो भिंडी फिर हम नहीं खा सकते क्योंकि वो कॉज होती है इंसेक्ट्स के थ्रू। तो ये जनरली ओकरा प्लांट में होता है विच इज भिंडी। तो ऐसे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं अपने प्लांट्स को और कुछ ह्यूमंस के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी कॉज करते हैं। अब हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या रहती है? फूड पॉइजनिंग इज बेसिकली अ डिसीज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगस इन द फूड। देन वी कंज्यूम द फूड एंड द फूड इज टॉक्सिक एंड देन इट कॉजेज डिसीज और इलनेस टू अस। यानी ऐसा कुछ सड़ा गला खाना हमने खा लिया, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बैक्टीरिया फंगस खाने में चला गया, खाना सड़ गया और हमने वो खाना खा लिया, ऑब्वियस है कि हम बीमार होंगे। उसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। वो फूड पॉइजनिंग जनरली बैक्टीरिया वायरस करता क्या कि हमारे अंदर वो जो खाना था उसको टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है, उसको टॉक्सिन में कन्वर्ट करता है। हम जब वो खाना खाते हैं बीमार पड़ जाते हैं। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फूड पॉइजनिंग हुई है? जनरली जब फूड पॉइजनिंग होती है, गंदा खाना खा के अगर हम बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले हमें वॉमिटिंग हो जाती है, उसके बाद डायरिया, डिसेंट्री जैसी इश्यूज होने लगते हैं, एब्डोमेन पेन हो जाएगा, एक्सेस हेडेक होगा, सीवियर हेडेक, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू फीवर फॉर 3 to 4 days एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी कि मतलब लिटरली वो इंजेक्शन चढ़ाने पड़ सकते हैं, इतना वीकनेस हो सकता है। तब हम कहेंगे कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गया है। Most common fungus causing food poisoning is Aspergillus and most common bacteria causing food poisoning is Salmonella and Clostridium। ये दो बैक्टीरिया हैं और फंगस में Aspergillus है जो कि कॉमन फूड को स्पॉइल करते हैं। जनरली अगर खाना बाहर बहुत टाइम तक रखा है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें वो ब्लैक फंगस दिखे, हो सकता है बैक्टीरिया और फंगस इस टाइप के भी खाने को ख़राब कर दे, तो इसलिए ख़राब खाना नहीं खाते। अब हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? सबसे पहले टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज सन ड्राइंग विच इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी यूजफुल। सन ड्राइंग जैसे उसका नाम है, कुछ हम वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, मेथी हो गया, स्पिनिच हो गया, उसको हम डायरेक्टली कड़क धूप के अंदर रख दें। जब हम उसको कड़क धूप के अंदर रख देंगे तो कुछ बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगस है, वो अपने आप धूप की गर्मी से मर जाते हैं। इसलिए आपने काफ़ी बार अपने बंगलों में मम्मी वगैरह को रखते देखा होगा, कुछ खाने को वो लोग स्पिनच विनच या मेथी ये सब जो लीव्स होते हैं उनको डायरेक्टली सन के नीचे ही रख देते हैं सुखाने के लिए। दूसरी टेक्निक है हीटिंग। हीटिंग कुछ भी, जैसे कि अभी सपोज हमने कोई मिल्क लिया तो हम, आपने देखा होगा कि अभी आप बोलोगे मम्मी दूध दे दो या फिर चाय बना दो, तो हमेशा चाय और दूध कैसे मम्मी बोलेगी कि पहले मैं दूध को उबाल देती हूँ फिर बनाती हूँ। या फिर आपको भी अभी 8th स्टैंडर्ड में, आप भी बड़े हो गए हो, मम्मी आपको ही बोल सकती है कि काम करो बेटा, थोड़ी देर दूध उबाल दो उसके बाद चाय बना देना। डायरेक्टली वो दूध की चाय नहीं बनती, पहले दूध को उबाला जाता है। अगर सुबह नहीं उबाला गया है, एक बार वो दूध को उबाला जाता है पैकेट से खुलने के बाद, वो क्योंकि उसको प्रिजर्वेशन करना है हमें। सो हीटिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी बैक्टीरिया वगैरह अगर फूड में आ भी गया है तो उसको हीट कर देते हैं, मर जाता है वो। इवन नॉर्मल भी फूड जो बाहर रखा है उसको भी हम जनरली गर्म करके ही खाते हैं, एंड मिल्क इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब मिल्क को जनरली हम काफ़ी बार इंडस्ट्रीज में कैसे होता है, जो हमने अमूल का पैकेट देखा है उसमें उस दूध को बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में वो दूध आता है, उस पूरे दूध को बहुत ज़्यादा डिग्री पे गर्म किया जाता है, 80-90 डिग्रीज पे फॉर 15-20 मिनट्स। फिर उस दूध को जो गरम दूध है उसको बहुत जल्दी ठंडा किया जाता है, पूरा एकदम फ्रीजर जैसा ठंडा किया जाता है। हीट किया है पहले, फिर ठंडा किया है। जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे उस मिल्क में से चले जाते हैं, फिर उस मिल्क को हम पैकेट्स में डाल देते हैं और कंपनी उनको सेल कर देती है। जैसे अमूल वगैरह, कंट्री डिलाइट है, अमूल है, और बहुत सारे लोकल हमारे पास आते हैं दूध, उसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं पैस्चराइजेशन। ये भी लुई पैस्चर ने ही डिस्कवर किया था। अब
कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन, ये हम सब अपने घर पे करते ही हैं। कुछ खाना है बच गया है या फिर कोई वेजिटेबल्स है जो हमने अभी अभी खरीदी है, उसको हम जनरली फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कूल क्लाइमेट है, जो ठंडा टेम्परेचर है, जो लो टेम्परेचर है, वो जनरली बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग मतलब रेफ्रिजरेटर के ऊपर जो फ्रीजर प्रेजेंट है वहां पे हम कौन सी चीजें रखते हैं हमारे घर में। जनरली जो नॉनवेज खाते हैं वो मीट, फिश, प्रॉन्स, चिकन, वो सब चीज़ें जनरली हम डीप फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में ऊपर रखी जाती हैं ऐसी चीज़ें। कुछ वेजिटेबल्स भी रखे जाते हैं, पर जनरली मीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखे जाते हैं, क्योंकि मीट के ऊपर बैक्टीरिया का आना या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आना तुरंत हो सकता है। इसलिए उसको हम फ्रीजर में रखते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया आ भी जाए तो वो ठंडे एनवायरनमेंट के कारण मर जाएगा। नेक्स्ट, हम कॉमन सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं टू प्रिजर्व फूड, जैसे कि फ़िश और कुछ कुछ मीट के ऊपर हम काफ़ी बार, अभी आप कभी फ़िश मार्केट में जाओगे तो आप देखोगे कि फ़िश के ऊपर ना सॉल्ट की लेयर लगी रहती है। वो इसलिए लगी रहती है कि सॉल्ट जो है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अटैक द मीट ऑफ फिश। उसके बाद शुगर, शुगर इट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर जैम्स एंड जेलीज। जो हम जैम्स और जेलीज बनाते हैं, इवन इंडस्ट्रीज में भी, अगर किसी को घर पे भी बनाना है तो हम जनरली उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर को डालते हैं, ताकि वो जो है जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो शुगर अपने पे ले लेता है, और मॉइस्चर कंटेंट बचेगा ही नहीं, मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेवेंथ है मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। कहीं कहीं कुछ कुछ पिकल्स में आप देखोगे, पिकल आचार, जैसे आम का अचार, आंवला, लेमन अचार, इन सब में मस्टर्ड ऑयल और विनेगर का यूज किया जाता है टू प्रिजर्व देयर अचार। इसलिए बोलते हैं अचार जितना पुराना उतना टेस्टी। तो पुराना खराब कैसे नहीं होता वो? क्योंकि उसमें हम ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल और विनेगर। वो जनरली बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने ही नहीं देते। उसके बाद पैस्चराइजेशन तो अभी हमने देख लिया। फिर सम स्पेशल केमिकल्स आर देयर जो कि हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो भी काफ़ी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सम ऑफ द केमिकल्स आर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड। ये 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें कमर्शियल इंडस्ट्रीज में दिखाई देते हैं। दे एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर जैम्स, जेलीज, जूसेस एंड चिप्स। कभी भी आप बाहर से सामान खरीदते हो, हमेशा याद रखो कि जो भी पैकेज्ड फूड है वो सील्ड हो। उसके पीछे आप लेबल पढ़ोगे तो ये लेबल ऐसे केमिकल्स रहेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सील्ड होने चाहिए। अगर सील खुला है यानी किसी ने तो भी खोला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर घुस गए होंगे। उसके बाद एयर टाइट पैकेट। एयर टाइट पैकेट्स, जैसे कि आजकल हम पापड़ लेते हैं, चिप्स लेते हैं, लेज लेते हैं, पॉपकॉर्न्स लेते हैं, जो भी एयर टाइट पैकेट्स हम लेते हैं उसमें भी कौन सी एयर डली रहती है? उसमें ऑक्सीजन डालोगे तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेंगे। उसमें डली रहती है नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस जनरली विद अदर गैसेस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देती, ऑक्सीजन उसमें से निकाल दिया जाता है, सो दैट जब हम पैकेट को खोलते हैं जो हवा बाहर आती है दैट इज जनरली नाइट्रोजन गैस। तो इससे भी हम फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। Now comes our last topic of this chapter, which is nitrogen fixation. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फिल्ड विथ नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड CO2 एंड अदर गैसेज दे फॉलो, बट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन सेम जैसे पानी की जो समस्या है कि पूरा समुंदर पानी है, पूरे समुद्र में पानी है, लेकिन वो खारा पानी हम पी नहीं सकते, वैसे ही नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा ही है। पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को नाइट्रोजन चाहिए फॉर आवर ग्रोथ, लेकिन हम नॉर्मल नाइट्रोजन गैस का यूज़ ही नहीं कर सकते। हम नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली अपने बॉडी में कहीं यूज़ नहीं कर सकते। हमें नाइट्रोजन गैस के अंदर फेंक दिया जाए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। तो हम कैसे नाइट्रोजन को का यूज़ करते हैं? हम जनरली नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जैसे नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, हम उसका यूज़ करते हैं। उसको हम अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म सर्टेन प्रोटीन्स। अब जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरल नाइट्रोजन गैस में से नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं या नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचर में 3 तरीके से होता है। सबसे पहले बाय बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है, जैसे बीन का प्लांट हो गया, चने का प्लांट हो गया, इन सब के रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद रहता है। वो नेचुरली अपना जो नेचर है
उसमें से नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर दे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और वो प्लांट यूज़ कर लेता है। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपने सॉइल में प्रेजेंट रहती है, जो कि नेचुरली नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। थर्ड आ जाता है लाइटनिंग। लाइटनिंग जनरली थंडरस्टॉर्म, बारिश के मौसम में, अक्टूबर नवंबर के सीजन में भी जब रिट्रीट मानसून होता है तब भी बारिश होती है। तो लाइटनिंग क्या करती है कि जब लाइटनिंग हो रही रहती है तो टेम्परेचर, की वो बिजली है तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है क्लाउड्स के अंदर या फिर अपने एटमॉस्फेयर में, क्योंकि बिजली कड़क रही, कितना वो आग है, वो कितना हाई टेम्परेचर होगा उसका, उसके कारण क्या रहता है कि इट कंबाइंस लाइटनिंग, ड्यू टू लाइटनिंग इट द हाई टेम्परेचर कंबाइंस ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर। देन दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स दे गेट मिक्सड इन द ड्रॉपलेट्स, इन द क्लाउड्स, इन द ड्रॉपलेट्स, एंड व्हेन रेन ड्रॉप्स, तो वो रेन ड्रॉप के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स घुले हुए होते हैं उसके पानी में, वो जैसे ही नीचे गिरते हैं अपने ज़मीन में तो सारी ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। इसलिए बारिश के मौसम में बहुत सारे प्लांट्स हमें उगते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड्स उनको मिल जाता है। नाइट्रोजन कंपाउंड इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे हम बोलते हैं हमारे लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, वैसे प्लांट के लिए प्रोटीन उनका नाइट्रोजन है। प्लांट कन्वर्ट करता है ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स को टू प्रोटीन ऑफ प्लांट्स। अब ये नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहले कैसे काम करता है कि एटमॉस्फेयर से सबसे पहले नाइट्रोजन गैस जो है वो कन्वर्ट की जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग। जैसे ये पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिल जाते हैं और वो धरती पे चले जाते हैं। सेकेंड स्टेप, प्लांट्स जो है वो इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स का यूज कर लेते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को वो कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन्स में प्लांट्स के अंदर। थर्ड स्टेप, प्लांट्स जो है उनको एनिमल खा लेते हैं और उसका सारा प्रोटीन एनिमल यूज कर लेता है। कुछ कुछ एनिमल्स को खा लेते हैं और उनका प्रोटीन भी एनिमल यूज कर लेता है। एनिमल प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है उनके कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में इन द बॉडी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इन द बॉडी इनसाइड ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फोर्थ स्टेप में आ जाएगा कि अब ये प्लांट्स और एनिमल्स जीवित रहते हैं, कुछ टाइम बाद ये मर जाते हैं। जैसे ही दोनों मर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन and nitrogenous wastes present in the dead bodies of plants and animals, they get decomposed by normal decomposers microorganisms। ये जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है ये इस नाइट्रोजन प्रोटीन और हमारा वेस्ट मटेरियल है उसमें से नाइट्रोजन को हटा देते हैं और नॉर्मल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये नाइट्रोजन, फिफ्थ स्टेप, जैसे ये कंपाउंड्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं तो नाइट्रोजन गैस होती है। गैस तो कहीं स्टोर नहीं की जा सकती, तो नाइट्रोजन गैस अपने आप वो जो डीकम्पोजर्स है वो गैस के फॉर्म में उसको बाहर फेंक देते हैं और एटमॉस्फेयर में वापस नाइट्रोजन मिल जाता है। एंड दिस इज वाई ड्यू टू दिस होल नाइट्रोजन साइकिल द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स द सेम इन द एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं हो कि 78% था, एनिमल्स ने ज़्यादा यूज कर लिया 50% हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे इवेपोरेशन का साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल भी ऐसे ही चलता है। दिस इज हाउ आर एनवायरमेंट, आर नेचर कीप्स अ ट्रैक ऑफ इट्स कंपाउंड्स। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं।